हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भी अब बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, जी हाँ मेरे दोस्त, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये यूपी बोर्ड का क्लास 10th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। 2023 में ये आया हुआ पेपर है, ठीक है, गणित का। आप लोग देख सकते हो जिसका कोड है 822 DV, ठीक है। चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करना इसलिए जरूरी है कि बहुत सारा क्वेश्चन तो इसमें से सेम टू सेम आप लोग के एग्जाम में आएगा इस साल, ठीक है। और उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन इसमें जो क्वेश्चन दिया है उसके आधार पे आएंगे, तो इसलिए इसको सॉल्व करना बेहद जरूरी है। अगर आप, मैं आपको बताता हूँ, गारंटी देता हूँ, बताता ही नहीं गारंटी देता हूँ, अगर जैसे मैथ के आप जानते हो कि 7 सेट आए थे 2023 में बोर्ड एग्जाम हुआ था, तो ठीक है, अगर सातों सेटों को आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हो तो आसानी से 80% मार्क मैथ में ला सकते हो भाई, 80 से 90%, ठीक है। तो सातों सेटों को मैं धीरे धीरे कर सॉल्व करा दूंगा। बाकी लक्ष्य बैच के जितने भी स्टूडेंट है, ठीक है, लक्ष्य बैच वाले जितने भी स्टूडेंट है, मैं आपको बता दूं कि आपको ना ये 822 DB का वहां पे पूरा का पूरा PDF पड़ा हुआ है सॉल्यूशन के साथ साथ, ठीक है। तो आप जाकर वहां से भी पढ़ सकते हो लक्ष्य बैच में। आई थिंक मैंने वीडियो भी वहां अपडेट कर दिया है कि नहीं कर दिया है, देख लूंगा इस वीडियो के बाद, चेक कर लूंगा। अगर वीडियो वहां पे अपलोड नहीं है तो मैं वहां पे अपलोड कर दिया हूँ, केवल वहां पे लिंक डालना है, मैं उसको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो आप जितने भी लक्ष्य बैच के स्टूडेंट हैं, सीधे ऐप से आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। पहले आप PDF से पढ़ लो और उसके बाद कहीं डाउट हो तो वीडियो जाकर देख लो। बाकी अगर आप लक्ष्य बैच के स्टूडेंट नहीं हो और जुड़ना चाहते हो तो मैं बता दूं कि लक्ष्य बैच में आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर का, हर सब्जेक्ट का सातों सेट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं बहुत सारे मॉडल पेपर बना रहा हूँ, उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सारा का सारा वीडियो के साथ PDF भी रहेगा, ठीक है। तो आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हो। हमारी ऐप है, मैं बता दूं, UPMSP स्टडी कर प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो बिना टाइम वेस्टिंग के हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो, थोड़ा ध्यान देने वाली ये भी बात है ना कि आप जानते हो कि 2023 में जो सिलेबस था 2024 में थोड़ा चेंजेस हुआ है, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन हटे हुए हैं। इसलिए मैं आपका ये प्रीवियस ईयर पेपर है ना, इसको अच्छे से टाइप कर लिया है और इसमें मैंने मेंशन कर दिया कि स्टार मार्क वाला प्रश्न नए सिलेबस से हट गया है, अतः उसे ना पढ़े, वह बोर्ड में नहीं आएगा। और देखिए ना, यहाँ जो भी ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे हैं जो हट गए, तो वहाँ स्टार मार्क मैंने लगा दिया है, ठीक। तो चलो जिसमें स्टार मार्क नहीं है उनको सॉल्व कर लेते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, खंड अ के अंतर्गत आप जानते हो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए, देखो दो धनात्मक पूर्णांक है A और B, उसके लिए कह रहा है कि A बराबर मौसौ A और B का गुणे B, ऐसा होता है नहीं। ये आपने पढ़ा होगा, पहले अपने चैप्टर में ही पढ़ा होगा कि लसा और मसा में, ठीक है, HCF और LCM में, कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ये बराबर होता है इन दोनों संख्याओं का लसा और मौसा के गुणनफल के। यानी दो संख्या है तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के लसा और मौसा के गुणनफल के बराबर होता है। तो देख लो इसमें कौन सा संबंध आपको दिख रहा है। तो ये देखो डी वाले में पहली संख्या को A लिया है और दूसरी संख्या को यहाँ B लिया है क्वेश्चन में, तो A गुणे B यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा, और क्वेश्चन में किसका, AB का, ठीक है, यानी AB का मौसा और गुणे लसा किसका, AB का। तो ये हम लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर इन दोनों संख्याओं का यहाँ पे मौसा दे दिया है और गुणे इन दोनों संख्याओं का यहाँ पे लसा दे दिया है। यानी ये बिल्कुल हम लोग का संबंध जो है वो राइट है। तो ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो अब अगला क्वेश्चन हम लोग सेकंड नंबर कर लेते हैं भाई। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यह क्या बोल रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक शून्येतर परिमेय संख्या, शून्येतर मीन्स मतलब जिसमें शून्य शामिल ना हो, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जैसे भाई दो तो एक परिमेय ही संख्या है ना, और एक अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या जैसे रूट आपका 2 हो गया। क्या बोल रहा है कि इनका भागफल होता है। भागफल क्या होता है, तो और इसके लिए इधर आपका चार्ट है, ऑप्शन दिया है। देखो इधर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक मिनट, इधर आ जाता हूँ। देखो इसको थोड़ा मोड़ लेता हूँ, सॉरी। देखो यहाँ दिया भी है हम लोग का, ठीक है। क्या होता है कि प्राकृतिक संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या। तो देखो इसको चेक भी कर लेते हैं। जैसे हम लोग का 2 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या, और हम लोग का √2 एक अपरिमेय संख्या हो गया। तो इनका भागफल बोल रहा है, तो चलो इसको भाग देते हैं √2 से। ये एक परिमेय संख्या, ये एक अपरिमेय संख्या। अब इसको सॉल्व करने के बाद देखते हैं क्या आता है। वो हमेशा अपरिमेय ही आएगा। देखो कैसे, अब देखो ये √2 है तो इसको हटाने के लिए ऊपर नीचे हम √2 से गुणा कर सकते हैं। तो ये गुणा होगा तो 2 √2 हो जाएगा, और नीचे √2 गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा।
तो अंत में हम लोग का क्या आया, √2 आया। तो देखो ये √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमेशा किस कैसे भी आप चेक करोगे तो वो अंत में अपरिमेय आएगा, ठीक है। तो एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो भागफल होता है हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है, सिंपल ये लॉजिक है। चलो अगला 3rd नंबर प्रश्न देख सकते हो, ये क्या है कि m बराबर 5 दिया है, ठीक है, और n बराबर m+7 दिया है। देखो तो m की जगह ये 5 आप रख दोगे तो n का मान 7×5 = 12 हो जाएगा, ठीक है। m बराबर हमें 5 दिया है और n बराबर m+7, तो m की जगह 5 हम लोग का पहले से मालूम है, तो यहाँ 5 रखोगे तो 5 और 7 मिलकर 12 हो जाएगा, यानी n का मान आपका 12 हो जाएगा। तो m² + n² का √m² + n² का मान होगा, ये पूछा जा रहा है। तो m², तो भाई m यानी 5×25, ठीक है, और प्लस n² मीन्स n का मान 12 है तो वो 144 हो जाएगा, और ये अंडर रूट में इन दोनों को जोड़ोगे तो 169 हो जाएगा, और 169 को बाहर निकालोगे तो 13 का मान होता है, ठीक है, सिंपल। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये 3rd हुआ। अब देखो ये 4th वाला क्वेश्चन ये हट गया है, ठीक है। स्टार मार्क यहाँ पे लगाया गया है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी, ऐसे तो अनेक होंगी, ये वाला ऑप्शन होगा, लेकिन आई थिंक ये हट गया है, ठीक है। देखो यह स्टार मार्क ही लगाया हूँ ना मैं, बहुत ही एनालिसिस कर लगाया गया है पूरा पूरा, ऐसा नहीं कि मैं मतलब उल्टा सीधा लगा दूंगा। इस पेपर को बनाने में मैंने मतलब इसको 2-3 बार चेक चीजें किया हूँ, ठीक। चलो आगे देखते हैं, अगला हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का ये 3rd 4th हो गया, और इसके बाद हम लोग 5 नंबर करते हैं। 5 नंबर क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे मान लो ये हम लोग का एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है, एक हम लोग का ये दिया हुआ है, ठीक है। 2 रैखिक समीकरण है, यदि a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 हो तो ओके, मतलब इसमें ये a1/a2 हो, ठीक है, और b1/b2 हो और c1/c2 तीनों आपस में बराबर हो तो क्या होता है। देखो इसमें आपने 3 स्थितियां पढ़ा होगा यार, इसके लिए रुक जाओ, एक सादा पेज ले लेता हूँ कोई सा, चलो यही ले लेता हूँ, इसी पे समझाता हूँ, ठीक है। 3 स्थितियां आपने पढ़ा होगा। एक पढ़ा होगा कि अगर a1/a2 = नॉट b1/b2 हो तब क्या होता है। तो इस स्थिति में जो भी हम लोग का रैखिक समीकरण, 2 हम लोग की समीकरण है, तो उनका केवल एक हल आता है। इस स्थिति में केवल एक हल आता है, और अगर रेखा के रूप में देखा जाए तो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे मान लो एक जगह पे कहीं प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। फर्स्ट स्थिति होता है। सेकेंड स्थिति क्या होता है कि अगर a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2 के, और यही आ जाए a1/a2 b1/, सॉरी एक मिनट, हाँ, b1/b2 और c1/c2, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। तो देखो इस स्थिति में क्या होता है कि इस स्थिति में जब ये तीनों का मान आपस में बराबर आ जाता है, तो इस स्थिति में जो रैखिक समीकरण होती है, ठीक है, उनका अनेक हल आता है, ठीक है, अनेक हल आता है। अनेक हल यानी रेखा के रूप में देखा जाए तो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, ओवरलैप होती है, क्योंकि हर एक बिंदु पे, अनंत बिंदु पे वो क्या होती है, एक दूसरे से मिलती है, मतलब अनेक हल उनका होता है, ठीक। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा था कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पे है ना, हो तो रेखाओं के रूप में दिया था। अगर हल के रूप में दिया होगा तो अनेक हल होंगे, और अगर रेखाओं के रूप में दिया होगा तो रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगी, इसको हम लोग संपाती भी बोलते हैं। तो रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी, और ये इनको प्रतिच्छेदित रेखाएं बोलते हैं, ठीक। और एक 3rd स्थिति भी होती है, चलो उसको भी बता देता हूँ कि क्योंकि कौन सा आएगा आपके एग्जाम में कोई भरोसा नहीं, ठीक है। चलो ओके यार, चलो थोड़ा माफ़ करना, थोड़ा बाहर ट्रैक्टर आ जा रहा है ना, आवाज़ करने लग रहा है तो दिक्कत हो जा रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम लोग का अब 3rd स्थिति क्या होती है कि अगर a1/a2 = b1/b2 तो हो, लेकिन यह c1/c2 ना हो, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में जो भी रैखिक समीकरण होती हैं उनका एक भी हल नहीं होता, एक भी हल नहीं होता, एक भी हल नहीं होता, ठीक। और अगर रेखा के रूप में देखा जाए तो इस स्थिति में दोनों रेखाएं आपकी समानांतर होगी, क्योंकि ये कहीं भी टच नहीं करेंगी तो एक भी हल नहीं होगा। इसमें एक जगह पे टच कर रही थी तो एक हल, यहाँ पे एक ही के ऊपर एक ही थी, यानी कई जगह पे टच कर रही थी तो अनेक हल था, लेकिन यहाँ पे एक भी टच नहीं करेंगी तो कोई हल नहीं होगा। तो इन 3 स्थितियों को आप लोग याद रखना, इनसे रिलेटेड निश्चित है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपके एग्जाम में, ठीक। चलो अगला देखते हैं। अगला हम लोग का इसके बाद 5वें के बाद, तो इसका तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो 5वें के बाद 6 नंबर क्वेश्चन है। यह क्या है कि किसी संख्या का 1/3
भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। मान लो कि वह संख्या x से इसका 1/3 भाग यानी 1/3 भाग कितना है भाई, वो 21 के बराबर है, तो इधर 21 ले लो। ठीक, अब इसी को हल कर लो। ये जो आपका मतलब इक्वेशन टाइप का एक है, तो देखो ये आपका इधर होगा तो 3x और इधर गुणा होगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, नहीं 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 नहीं, इधर काहे को गुणा होगा भाई, माफ करना, ये प्लस थोड़े है, ये सीधे x हो जाएगा और नीचे ये 3 हो जाएगा और बराबर ये इधर 21 है तो 21 और फिर x बराबर ये 3 से इधर गुणा होगा तो 21 हो जाएगा सीधे। काफ़ी आसान है। ठीक, चलो अगला देखते हैं भाई, ये 6 नंबर हो गया। अगला हम लोग 7वां देख लेते हैं भाई। 7वां जो क्वेश्चन है उसको आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये भी काफ़ी मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन निश्चित है आपके एग्जाम में आना ही आना है। ठीक, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान होगा। ठीक है, देखो द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। ठीक है, और दोनों मूल द्विघात समीकरण को सेटिस्फाइड करते हैं। मतलब एक मूल को यहाँ x की जगह पे रखोगे तो वो 0 के बराबर देगा, दूसरे मूल को भी यहाँ x की जगह पे रखोगे तो वो भी 0 के बराबर मतलब मान आएगा उसका। तो यहाँ पे देखो इतना बराबर 0 है और एक मूल दिया है, तो इस मूल को अगर इसमें हम लोग x की जगह पे रखते हैं तो वो 0 के बराबर होगा ही होगा। तो चलो रखते हैं, और वहाँ मतलब यहाँ पे एक संख्या होनी चाहिए लेकिन उसको गायब कर दिया है, तो यहाँ पे हम लोग इसी माध्यम से p का मान भी ज्ञात कर लेंगे। तो देखो x² + 2x - p दिया है, x² + 2x - p दिया है और p बराबर 0 दिया है और एक मूल हमें दिया है कितना, -2। तो इस मूल को रखते हैं और p का मान ज्ञात करते हैं। तो x के जगह पे हम लोग रखेंगे तो -2 का होल स्क्वायर और प्लस ये 2 गुणे x के जगह पे -2। ठीक है, और ये -p बराबर 0। अब देखो ये 2 दूना का आपका 4 प्लस हो जाएगा, -2 गुणा होगा तो, और देखो ये 2 और -2 गुणा होगा, प्लस माइनस गुणा होगा तो -4 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4 और ये -p है तो -p बराबर 0। अब देखो ये 4 में से 4 जाएगा भाई, क्या हो जाएगा 0 और p उधर चला जाएगा भाई तो बराबर p हो जाएगा, इधर से इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी p का मान 0 आ गया। यानी दूसरा मान आप सॉरी मतलब जो p का मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, सिंपल, यहाँ पे देखो p का मान हम लोग का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन निश्चित होता है, एक पूछता है कोई द्विघात समीकरण दे देगा, उसमें ये c वाला यहाँ पे जो अंक रहता है उसको गायब कर देगा और एक मूल दे देगा और दूसरा मतलब p का मान पूछेगा। ठीक है, तो p का मान पूछेगा तो सिंपल यहाँ पे रख दो आप, वो p का मान आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं, x के जगह पे आप लोग मतलब यहाँ पे जो भी एक मूल दिया है उसको रख दो, आपका आ जाएगा मान। ये देखो ये क्वेश्चन आपका खत्म कर दिया गया, यहाँ पे स्टार मार्क लगा दिया गया है, तो इसको अब छोड़ता हूँ, आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये शानदार क्वेश्चन है। क्या है कि x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2 - 5 तथा -2 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। काफ़ी मतलब ये शानदार सवाल है। ठीक है, चलो इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, इसके लिए एक सादा पेज लेना पड़ेगा, चलो इसी पे हम लोग समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यही वाला पेज। ये देखो क्या है कि x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। ठीक है, अब देखो जैसे हम लोग का x अक्ष और y अक्ष देख लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग का निर्देशांक बना लेते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये हम लोग का मूल बिंदु होता है जिसका निर्देशांक हम लोग का भैया 0 0 होता है, ये x एक्सिस होता है, ये हम लोग का y एक्सिस होता है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित, थोड़ा ध्यान देना, ऐसा सवाल आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, x अक्ष पर स्थित बिंदु 2 - 5 तथा इतने से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक हो गए। x अक्ष पे मान लो कहीं भी एक बिंदु है x अक्ष पे, ठीक है, हमें उसका निर्देशांक नहीं मालूम। ठीक है भाई, वो x अक्ष पे स्थित है। अगर कोई बिंदु x अक्ष पे स्थित है तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ उसका तो ये मतलब यहाँ पे उसका मान हमें नहीं, लेकिन इधर वाला जो y वाला मान होगा वो 0 होगा। ठीक है, ये मान हमें मालूम नहीं है। ठीक, चलो यानी आपका जो भुज है वो तो हमें मालूम नहीं है x अक्ष पे, कोटि तो जानते ही है कि x अक्ष पे हर जगह 0 होता है। ठीक, आगे वाले को भुज बोलते हैं और इसको हम लोग कोटि बोलते हैं। क्लियर, तो चलो अब क्या कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2 - 5। अब देखो 2 - 5 कहाँ पड़ेगा भाई, 2 - 5, 2 - 5 कहाँ पड़ेगा, देखो 2 - 5 यहाँ पे देखो, तो 2 कैसा भाई हम लोग का, देखो ये कहाँ पड़ेगा, इसको ध्यान देना। देखो 2 हम लोग का क्या है भाई, प्लस, तो प्लस हम लोग का 2 और आगे वाला ये x अक्ष वाला होता है, ये y अक्ष वाला होता है, तो ये इधर कहीं पड़ेगा 2। मान लो यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ये 1 और 2, तो यहाँ पे ये 2 पड़ेगा। और उसके बाद क्या है -5, तो ये क्या है y अक्ष, तो y अक्ष में हम नीचे माइनस होता है, तो मान लो ये 1 2 3 4 5 यहाँ पे है, तो इन दोनों को मिलाते हैं तो वह बिंदु जहाँ यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे वह बिंदु पड़ेगा। यह बिंदु क्या होगा, 2 - 5। क्लियर, अब देखो
उसी प्रकार एक और बिंदु दिया है कि -2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। यानी एक्स अक्ष पे जो ये बिंदु स्थित है, इस बिंदु से दो बिंदु, एक 2-5 है और एक -2 है, उससे इस बिंदु की दूरी क्या होगी। ठीक, तो चलो अब देखते हैं। -2 कहाँ पड़ेगा, तो -2 भाई, -2 और 9, तो -2 एक्स एक्सिस पे यहाँ पड़ेगा। मान लो जैसे ये एक -1 ये -2, तो ये हो गया, और 9 तो 9 इधर ऊपर पड़ जाएगा। मान लो आकर यहाँ पे 9 आपका पड़ गया। ठीक, अब देखो तो इन दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो वो क्या होगा भाई, वो यहाँ पे पड़ेगा, ये आपका -2 और 9 हो जाएगा। क्लियर। अब कह रहा है ना कि इन दोनों बिंदुओं से एक्स अक्ष पे एक बिंदु है जो इन दोनों से समदूरस्थ है। यानी ये वाली दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक, ये एक्स एक्सिस की, और ये वाली दूरी जो है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की आपस में समान है। देखो ये भले ही मतलब हमने ये दूर, ये आपको लंबा दिखाई दे रहा है, वो फिगर खींचने में हम लोग की दिक्कत हुई है। ठीक है, ये दोनों को समदूरस्थ बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित, एक्स अक्ष पे स्थित एवं बिंदु 2-5 एवं बिंदु 2-5 तथा -2-9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। इससे समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। समदूरस्थ मीन्स समान दूरी पे जो स्थित है, तो ये भी समान दूरी पे, ये भी समान दूरी पे। तो अब देखो, अब इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा भाई, तो इस बिंदु का निर्देशांक तो हमें मतलब एग्जैक्ट मालूम नहीं है, लेकिन हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे y 0 होगा। y तो एक्स एक्सिस पे हमेशा ये 0 ही होगा, और यहाँ पे एक्स, यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पे जो ये दूरी है क्या है, वो एक्स है। अब देखो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे हम लोग यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी समान है, क्योंकि दोनों समदूरस्थ स्थित है भाई। तो दोनों की दूरियां निकालकर हम दोनों बराबर कर देंगे। तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। मान लो इसको मैं x2 और इसको मैं मान लो किसी को x1 x2 किसी को y1 y2 मान लेता हूँ। ठीक है, देखो जैसे इसमें मैं इसको x1 मान लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं y1 मान लेता हूँ, और इसको x2 और इसको y2। तो फार्मूले के अनुसार इन दोनों के बीच की दूरी का फार्मूला होता है, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, √x2 - x1। तो x2 के जगह पे हम लोग का ये x है, तो x - x1 के जगह पे ये 2 है, तो 2 होल का वर्ग प्लस y2, तो y2 क्या है भाई, 0 है, तो 0 माइनस y1 के जगह पे हम लोग को 5 माइनस, या और यहाँ पे माइनस, तो ये ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, होल का वर्ग। ठीक, ये तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई, और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग निकालेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे, क्योंकि दोनों ये बिंदुएं यहाँ एक्स से समदूरस्थ हैं। ठीक है, तो अब देखो यही बराबर होगा किसके, अब इन दोनों के बीच की दूरी के। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको अब यहाँ पे x2 y2 यहाँ पे इसको मान लेता हूँ, तो ये x1 y1 इसको अब मान लेता हूँ, और इन दोनों के बीच की दूरी देखते हैं। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, वो भी हो जाएगी √। ठीक है, √, क्या होगी, x2, तो x2 की जगह पे ये हम लोग मान लो रख देंगे -x1 यानी x1 ये -2 इसका मान। ठीक है, तो ये +2 हो जाएगा क्योंकि माइनस पहले से ही था। ठीक है, और प्लस y2 तो y2 के जगह पे 0 माइनस y1, तो y1 के जगह पे अब ये वाला मान, तो ये 9 है, तो 9 हो जाएगा। ठीक, अब देखो दोनों ये जो दूरियां थी ना, ये दोनों जो बिंदु थे समदूरस्थ थे इससे, तो यानी ये वाली दूरी समान, तो इसलिए दोनों को हम लोग बराबर रख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों के बीच की दूरी हमने निकाल लिया है। अब इसी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व कर जो x का मान आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यानी वह बिंदु हम लोग याद कर लेंगे, वह बिंदु हो जाएगा। तो देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो x - 2 है यहाँ पे, यहाँ एक रुक जाओ, एक अलग सा पेज ले लेता हूँ, उस पर हम लोग चलते हैं। ठीक, अब देखो x - 2 होल का वर्ग। अब देखो दोनों तरफ √ है, तो मैं यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर कर सकता हूँ, तो ये रूट से बाहर आ सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, x - 2 होल का वर्ग, और प्लस ये 0 + 5 यानी वही, ये तो 5 का होल वर्ग हो जाएगा, यानी 5 × 25 भी हम लोग लिख सकते थे डायरेक्ट। और बराबर इधर क्या है, √x + 2 और 0 - 9 और पूरे होल का वर्ग हमने कर दिया दोनों तरफ, तो रूट हट जाएगा। ठीक है, तो ये x + 2 होल का वर्ग, ठीक है, और प्लस ये 0 - 9 होल का वर्ग। नहीं, ये होल का वर्ग नहीं, हाँ होल का वर्ग, क्योंकि इसका ही वर्ग है। ठीक है, चलो होल का वर्ग ही होगा। क्लियर। अब देखो, अब इसको हम लोग तोड़ते हैं x - 2 होल का वर्ग के फार्मूले पे, यानी a - b होल का वर्ग के फार्मूले पे। तो ये a² - 2ab, तो 2 दूना का 4x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस b², तो 2 दूना का 4 हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए ना, a - b का जो फार्मूला होता है, a - b होल का वर्ग बराबर a² - 2ab प्लस b² पे हमने इसको तोड़ा है। क्लियर। चलो
उसके बाद ये 5वां 25 हो जाएगा, तो प्लस ये 25 हो गया बराबर। ये देखो ए प्लस बी के फार्मूले पे तोड़ेंगे, तो ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होल का स्क्वायर का ए स्क्वायर, सॉरी तो यहाँ एक्स है एक की जगह पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 और ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे 2, तो 2 दूना का 4 एक्स ये हो जाएगा क्लियर। और प्लस बी का स्क्वायर, तो बी 2 है तो 2 दूना का 4, और प्लस ये 0 - 9, तो ये 9 हो जाएगा और 9 9 81 हो जाएगा इसका वर्ग। सिंपल। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और सॉल्व कर कर एक्स का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब देखो ये यहाँ पे देखो ध्यान देना, ये एक्स और इधर एक्स इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और एक्स एक्स कट जाएगा, ठीक है। जैसे ये एक्स स्क्वायर है, इस एक्स को इधर लाता हूँ तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये -4x है, ठीक है। देखो ये -4x है तो इसको इसी तरह रहने देता हूँ भाई, ठीक। और ये 4x बराबर को उधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस ये भी 4x हो जाएगा, ठीक। और देखो ये 25 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा, 25 और 4 मिलकर आपका हो जाएगा भाई 29, और इधर हम लोग का ये देखो ये 85 हो जाएगा इधर, तो इसको एक तरफ कर लेते हैं बराबर। ये मतलब ये दोनों जुड़ा तो 85, और ये इसको उधर ले गए तो ये दोनों जोड़कर कितना हो गया -29, मतलब इधर जोड़ेंगे तो 29 और बराबर को उधर ले गए तो -29, ठीक है। हमने इनको इधर ला दिया और इनको उधर लेकर चले गए बराबर के, सिंपल। अब चलो इसको हल हल कर लेते हैं। ये तो हम लोग का कट जाएगा, -4x -8x हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। यहाँ हम लोग 85 में से, अगर थोड़ा ट्रैक्टर की आवाज़ जा रही होगी तो माफ़ करना, मैनेज कर लेना, ठीक है। मुझे भी डिस्टर्ब कर रहा है, बाहर थोड़ा ट्रैक्टर चल रहा है, ठीक है। 85 में से हम लोग का मान लो 29 गया तो कितना बचा भाई 15, 15 में से 9 गया तो 6, और यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 2 गया तो 5, 56, यानी -8x बराबर 56 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो उधर हम लोग का माइनस तुरंत तरफ गुणा होगा तो इधर हो जाएगा -56 और बटे ये 8, यानी 8 7 56 -7, यानी x का मान -7 आ गया। यानी जो वो बिंदु होगा x अक्ष पे ना, यहाँ पे वो बिंदु जो होगा वो -7,0 होगा, क्लियर। तो हमें जो बिंदु ज्ञात करने का बोल रहा था यहाँ पे कि x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु -2 -5 तथा -2 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे, तो वह निर्देशांक -7,0 होगा, क्लियर। तो ऐसा सवाल आ जाता है तो ऐसे आपको ज्ञात करना होता है। बाकी ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है, ऐसा सवाल आपका 2 मार्क में पूछा जाता है। जी हाँ मेरे दोस्त, 2 मार्क में पूछा जाता है। तो ये हम लोग का ये सी वाला ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा। चलो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा यह सवाल, ठीक है। अच्छे से डिटेल में मैंने धीरे धीरे बता दिया। चलो अगला चलते हैं, अगला प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, तो ठीक है समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिसकी 2 भुजाएं समान हो। यहाँ पे देखो एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है ABC, ठीक है। एक त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी 2 भुजाएं कहीं कोई ना कोई बराबर है। और कौन बराबर है, जिसमें AB और AC, यानी ये AB ये वाली और AC ये वाली दोनों बराबर हैं। तो हमें इसके लिए दिया है कि क्या होगा, ये हमें कई सारा इसमें अब ऑप्शन दिया है कि जो कोण B होगा वो ग्रेटर देन कोण C, यानी कोण B का मान जो होगा वो कोण C से ज़्यादा होगा, या कोण B का मान कम होगा कोण C से, ठीक है। या कोण B और कोण C बराबर होंगे आपस में, ठीक है। या कोण B और कोण C में कि तो कोण C बड़ा होगा या आपस में दोनों बराबर होंगे। तो सही इसका क्या होगा, तो देखो आपने एक लॉजिक पढ़ा होगा कि सबसे बड़ी मतलब जो भुजा होती है उसके सामने का कोण भी बड़ा होता है। जैसे समकोण त्रिभुज में आपने पढ़ा होगा कि कौन सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इसके सामने का जो ये मतलब कोण होता है ये सबसे बड़ा होता है, और कितने का होता है 90 अंश का। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो भाई इन दोनों का मान, भाई ये 90 अंश हो गया तो इन दोनों का मान कहीं ना कहीं 90 अंश में से आधा आधा हो जाएगा। अब वो कितना होगा, आधा आधा एग्जैक्ट होगा कि कितना होगा वो तो कैसे कोण बना है उस पर डिपेंड करता है, ठीक। तो ये हो गया। तो ऐसे अगर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है तो इनके सामने का ये जो कोण है भाई आपस में बराबर ही होगा। जितने ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है तो इनके सामने का जो कोण है बराबर ही होगा, ठीक। तो कोण दोनों बराबर होंगे, यानी कोण जो B होगा वो बराबर होगा कोण C के। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा है, कोण B बराबर होगा कोण C के, C वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन। अब देखो ये 11 नंबर क्वेश्चन पे स्टार मार्क लगाया गया, इसका मतलब ये हट गया है तो इसको हम लोग छोड़ते हैं। आगे के क्वेश्चन पे देखो, अगला क्वेश्चन भी जो 12 नंबर है वो भी हट गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टार मार्क लगाए हैं तो ये भी हट गया है। आपको होगा कि यार इतना ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन हट गए। हाँ यार बिल्कुल, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हट गए, इतने अच्छे अच्छे का। ये देखो 16 नंबर क्वेश्चन जिसको मैं एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। 2 वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4/9 है, वृत्तों की परिधियों में अनुपात होगा। इतना मतलब कोई देखेगा तो कहेगा खत्म हो गया है, लेकिन ये आपका खत्म हो गया है।
इस क्वेश्चन को ना मैं देखा तो खुद ही बहुत चक्कर आ गया, कई बार चेक इसको किया, लेकिन ये हाँ मैंने सोचा कि नहीं हटा होगा नहीं हटा होगा, लेकिन हट गया है। तो देख रहे हो इतना टफ टफ क्वेश्चन। चलो कोई दिक्कत नहीं, जो है उसको हम लोग पढ़ते हैं जो सिलेबस में है। इस 13 नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या है कि साइन ए बराबर कॉस है तो ए का मान होगा। भाई साइन ए और कॉस ए यानी साइन और कॉस कब बराबर होते हैं, तो वो 45 अंश पे हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, सिंपल, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि ए बराबर 30 अंश तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का आप मान याद करो। ठीक है, चलो इसको भी हम लोग कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, इसको सीधे हम लोग प्रॉपर्टी पे नहीं, सीधे हम लोग जो दिया है इस पे ही करते हैं। ए का मान रखकर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और ए बराबर 30 अंश दिया है। चलो रख लेते हैं भाई 1 प्लस टेन 30 अंश और इसका होल का वर्ग दिया है तो होल का वर्ग कर लेते हैं, और बटे 1 प्लस कॉट ए की जगह पे 30 अंश और इसका होल का वर्ग दिया है तो होल का वर्ग कर लेते हैं। अब देखो ये 1 प्लस टेन 30 अंश का मान क्या होगा भाई, टेन 30 अंश का मान हम लोग का 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, और होल बट्टे में ये 1 प्लस कॉट 30 अंश का, भाई इसका उल्टा हो जाएगा, टेन 30 अंश के तो वो √3 हो जाएगा। ठीक है, और इसका होल का वर्ग है तो होल का वर्ग कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इधर ये इसको जोड़ेंगे तो ये √3 प्लस 1 अपान में √3 हो जाएगा, और होल बट्टे में ये देखो 1 प्लस √3 का वर्ग करेंगे तो वो 3 ही होगा, वर्ग रूट से बाहर आ जाएगा। तो अब देखो इसका मतलब ये अंश है, इसका हर कुछ नहीं है तो इसको हम लोग एक मान सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये √3 प्लस 1 ऊपर हम लोग का उसी तरह रहेगा। ठीक है, √3 प्लस 1 और ये √3 है तो उसको उसी तरह रहने देते हैं। ठीक है, अब देखो गुणे हमने कहीं गड़बड़ कर दिया क्या यार, गड़बड़ कर दिया, देखो मुझे लग रहा था यहाँ से हमने गड़बड़ कर दिया, रुक जाओ एक बार और करते हैं। ठीक, जल्दी जल्दी के चक्कर में यही होता है। ठीक है, चलो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 अंश है, भाई टेन 30 अंश का मान हम लोग का क्या होता है, डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग रखते हैं 1 प्लस टेन 30 अंश का मान 1/√3 1/√3 और इसका होल वर्ग देखो है, मैंने होल वर्ग नहीं किया तो होल वर्ग कर लेते हैं, और होल बट्टे में 1 प्लस कॉट 30 अंश है तो कॉट 30 अंश का मान क्या होता है √3 और इसका होल वर्ग है तो भाई इसका होल वर्ग कर लेते हैं, सिंपल। अब देखो बराबर ये 1 प्लस ये इसका वर्ग होगा एक का एक तो वो तो एक ही रहेगा, और 3 का वर्ग होगा तो भाई वो मतलब रूट में 3 है तो 3 रूट से बाहर निकल आएगा, सिंपल। और ये 1 प्लस ये देखो √3 का होल वर्ग करेंगे तो वो भी रूट से बाहर आएगा तो ये 3 हो जाएगा। अब देखो इसको कर लेते हैं तो 3 एकम 3 और एक की मिलकर 4/3 ऊपर हो जाएगा, और होल बटे में ये 3 एक 4 हो जाएगा, और ये अंश हो गया, हर कुछ नहीं तो एक हम लोग ले सकते हैं, तो ये 4/3 ऊपर वाला और ये ऊपर जाकर पलट कर गुणा हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, 4 से 4 खत्म यानी 1/3 हम लोग का ये आंसर निकल कर आ जाएगा, सिंपल। तो ऐसे आपको करना है। ठीक, चलो तो ये हम लोग का 1/3। देखो गणित में ना आप ये 20 जो MCQ हैं इनको आप सॉल्व करने में आराम से आप मतलब 50 से 60 मिनट 1 घंटे आप टाइम लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कम टाइम लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको देखो जो 20 MCQ है ना उनको सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटे टाइम निश्चित है। ठीक है, 1 घंटे में आप कर लो और 2 घंटे में जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उनको करो, बाकी आप टाइम भी बचा सकते हो। आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी करने के चक्कर में कैलकुलेशन में गलत कर आप गलत ही आंसर ट्रिक कराओ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो अगला देखते हैं, 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन। ये क्या है कि यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वही क्षेत्रफल से ही मतलब है, में होने वाली प्रतिशत वृद्धि होगी। काफी मस्त काफी शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसके लिए भी मुझे एक सादा पेज लेना पड़ेगा, रुक जाओ इधर से मैं ले लेता हूँ। चलो इस पे हम लोग समझते हैं। देखो यहाँ पे जैसे देखो एक यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, जैसे एक गोला है यहाँ पे देखो, मान लो इसकी त्रिज्या अभी क्या है, अभी r है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वो क्षेत्रफल होता है वृत्त का भाई πr², पाई और r के जगह पे यहाँ पे हम लोग r ही माना हूँ तो r ही रख लेता हूँ r²। तो ये क्षेत्रफल हो गया। अगर इसकी त्रिज्या वही दोगुनी कर दी जाए, यानी त्रिज्या पहले r थी अब दोगुनी यानी 2r कर दी जाए, तो अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, अब इसका क्षेत्रफल देखो पाई और r² यानी r की जगह पे 2r है तो इसका स्क्वायर, तो ये बराबर पाई
और ये दो दोनों का 4 आर स्क्वायर, तो 4 को आगे लिख लेता हूँ और आर स्क्वायर ये हो गया। यानी पहले क्षेत्रफल ये था और त्रिज्या दोगुना किए तो क्षेत्रफल ये हो गया। तो अब यहाँ पे कितने का अंतर है भाई, पहले क्षेत्रफल मतलब इतना था अब इतना हो गया, यानी क्षेत्रफल तो 4 गुना हो गया। क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 गुना, गुना में देखा जाए तो पहले पाई आर स्क्वायर था, अब 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, यानी 4 गुना हो गया है। लेकिन हमें क्या बोल रहा है यहाँ पे कि उसके पृष्ठीय क्षेत्र में होने वाली प्रतिशत वृद्धि होगी, प्रतिशत में हमें पूछ रहा है। अब देखो लड़के सोचेंगे कि यहाँ 4 गुना हो गया मतलब 400% बढ़ जाएगा, ठीक है, तो 400% पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, और यहीं पे आंसर गड़बड़ हो जाएगा। देखो प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालोगे भाई, अब देखो कितनी वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे लिखोगे वृद्धि बराबर, वृद्धि कितनी हुई है भाई, तो पहले हम लोग का मतलब पाई आर स्क्वायर था, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया है, तो वृद्धि कितनी हुई है, 4 पाई आर स्क्वायर में से हम लोग क्या करते हैं कि पाई आर स्क्वायर घटाते हैं भाई, तो वो हम लोग का 3 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर बचेगा, यानी 3 पाई आर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ से प्रतिशत वृद्धि निकाल लेंगे कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर अब कैसे निकालेंगे भाई, पहले हम लोग का क्या था भाई, पहले हम लोग का पाई आर था, ठीक है, पाई आर स्क्वायर था, ठीक है, और अब कितना हो गया है 3 पाई आर स्क्वायर हो गया, तो पहले हम लोग का पाई आर स्क्वायर था, अब 3 पाई आर स्क्वायर हो गया, तो उसको ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। अब प्रतिशत निकाला है तो इसमें 100 से गुणा कर देंगे, सिंपल, तो ये हम लोग का पाई आर स्क्वायर कट जाएगा और ये 100 से इधर गुणा होगा तो 300%, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 300% की वृद्धि हुई है, ठीक है। बढ़ा है तो 4 गुना, लेकिन प्रतिशत वृद्धि में निकालेंगे तो वो 300% हो जाएगा, सिंपल, तो इसका ये वाला आंसर होगा, न कि ये वाला, क्लियर। और गुना में देता तो भाई गुना में तो वो 4 गुना बढ़ा ही है, पहले पाई आर स्क्वायर था, अब 4 पाई आर स्क्वायर हो गया है, तो वो तो 4 गुना बढ़ा ही है, ठीक। तो गुना और प्रतिशत में अंतर ऐसे होता है, ध्यान देना इस चीज को, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 15 के बाद 16 नंबर, 16 नंबर तो हट चुका है, दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात दिया है तो त्रिज्या निकालो और फिर उनकी परिधियों का अनुपात निकालो। आसान ही है क्वेश्चन, लेकिन चलो काफी शानदार क्वेश्चन था, लेकिन हट गया है तो इसको छोड़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, ये भी काफी शानदार क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 है, किन्वित सारणी का माध्य होगा, इसका माध्य, माध्य यानी वही समांतर माध्य से मतलब है, ठीक है, समांतर माध्य हमें पूछा जा रहा है। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, तो इसका हम लोग अब मध्यमान ज्ञात करते हैं भाई, चूंकि हम लोग का फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य का फार्मूला इस तरह के लिए, ठीक है, समांतर माध्य बराबर होता है समेसन एफ आई इंटू एक्स आई, इसको सिग्मा भी बोल सकते हो, समेसन एफ आई इंटू एक्स आई बटे में एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है। अब ये एफ आई एक्स आई क्या होते हैं, तो भाई एफ आई हम लोग की बारंबारता होती हैं, और एक्स आई क्या होता है हम लोग का, ये तो मध्यमान होता है, और समेसन दिया है मतलब इनके गुणनफल का योग, तो इसके लिए तो हमें लंबी विधि अपनानी पड़ेगी, ये 2 मार्क में क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ भी दे दिया है तो चलो कोई दिक्कत नहीं, करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग का जो वर्ग अंतराल दिया है उसको लिख लेते हैं, वर्ग अंतराल, ठीक है, उसके बाद बारंबारता, तो बारंबारता, ठीक है, और बारंबारता को ध्यान देना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 60 में एफ आई बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग का इसके लिए हम लोग मध्यमान ज्ञात करेंगे, मध्यमान, ठीक है, और मध्यमान यही आपका क्या होता है, एक्स आई होता है, तो इसको हम लोग एक्स आई लिख देंगे, और फिर इनका योग फार्मूले में क्या होता है भाई, समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो बटा है समेसन एफ आई इंटू एक्स आई अपान में समेसन एफ आई, यानी ये तो समेसन एफ आई इंटू एक्स आई, यानी जो एफ आई और एक्स आई इनके गुणनफल का पूरा योग, और समेसन एफ आई मीन्स जो भी बारंबारता है उनका योग, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे एफ आई इंटू एक्स आई भी अपनी तरफ से ज्ञात कर लेंगे, ठीक। अब देखो ये खाना ऐसे बना देंगे, हालांकि ये 2 मार्क में क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में भी दे दिया है, तो चलो इसको कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वर्ग अंतराल हम लोग का 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 दिया है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, यही दिया है ना, हाँ। और उसके बाद 3 1 5 7, 3 1 5 4 7, बारंबारता दिया है 3 1 3 1 5 4 7, 5 4 7, ठीक है, ये हमने बारंबारता लिख लिया। अब मध्यमान ज्ञात करेंगे, मध्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, देखो जैसे ये और ये 2 है ना, दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं, तो 0 2 को जोड़ेंगे तो 2 होगा, और 2 से भाग देंगे तो 1 होगा। अब इसका मध्यमान 4 2 6, और 2 से भाग देंगे तो मध्यमान 3 आ जाएगा। ये 6 4 10, 2 से भाग देंगे तो हम लोग का 5 मध्यमान आ जाएगा, ठीक है, 6 4 10, और हाँ ठीक है।
8 6 14, तो ये आपका इसका आधा 7 हो जाएगा, और 10 और 8 18, इसका आधा हम लोग करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो मध्यमान आपको समझ में आ गया, निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़कर 2 से भाग दिया जाता है, ठीक है। तो सबके लिए मध्यमान आ गया। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे एफ आई इंटू एक्स आई याद करेंगे, यानी जो एफ आई और एक्स आई है इनका गुणनफल। तो 3 एकम ये 3 हो गया, ये भी 3 एकम 3 हो गया, 5 25 हो गया, ये देखो 7 चौका 28 हो गया, और ये 7 नमा 63 हो गया, ठीक। अब देखो इतना हो गया। अब देखो हमें फार्मूला जो समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर जो फार्मूला होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है समेसन एफ आई इंटू एक्स आई अपान में समेसन एफ आई। तो ये समेसन एफ आई इंटू एक्स आई, यानी जो भी हम लोग का एफ आई और एक्स आई है उनका योग, तो इनका योग कर लेते हैं भाई। तो यहाँ लिख देंगे कि समेसन एफ आई इंटू एक्स आई बराबर, अब इनको जोड़ते हैं, चलो जोड़ते हैं। देखो 3 3 6, 6 5 हम लोग का 11 हो जाएगा, ठीक है, और 11 और हम लोग का 8 19, 19 और 3 हम लोग का 22, ठीक है, 22 का हम लोग का 2 हो जाएगा, और 2 2 4 और हासिल 2 हम लोग का इधर है ना, 22 का 2 हम लिखे तो हासिल 2, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 और 6 12 हो जाएगा, यानी कुल जोड़ेंगे तो ये हम लोग का 122 हो जाएगा। अब देखो नीचे हम लोग का सिग्मा एफ आई है, यानी जो भी बराबरता है उनका योग, तो बराबरता देख लो, 3 1 4 हो गया, और 4 और 5 4 9, 9 4 13 और 13 7 20, यानी जो बराबरताएं हो गई, यानी सिग्मा एफ आई का जो योग हो गया, ठीक है, सिग्मा बोलो या समेसन बोलो, बात एक ही हुआ, ठीक है, समेसन एफ आई बराबर 20 हो गया। तो यहाँ पे जो भी है हमने निकाल लिया, तो इसको रख लो। तो समांतर माध्य बराबर समेसन एफ आई इंटू एक्स आई की जगह पे हम लोग ये रखेंगे 122, और बटे में समेसन एफ आई की जगह पे हम लोग 20 रखेंगे। अब देखो इसको भाग देते हैं, 20 छक्का 120, ठीक है, 2 बचा तो दशमलव बढ़ाकर भाग नहीं जाएगा, तो 0 बढ़ा देंगे, और 20 से कम 20, ठीक, ओके, 6.1, हाँ यही सही होगा, ठीक है, बिल्कुल, हाँ यही होगा, ठीक है। देखो 122 से आप भाग ले लो ऐसे, ठीक है। तो ये देखो 6 बार जाएगा तो 6 दूना का 12, 120 हो गया, ये 2, ये तो आपका कट गया। अब देखो 20 से इसमें भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ दशमलव बढ़ाकर यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। तो अब कितने बार जाएगा, एक बार, तो 20 से कम 20, और ये कट जाएगा, ठीक। तो ये 6 दशमलव हम लोग का कितना आया, 1 आया, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग समांतर माध्य याद करेंगे, अगर वर्ग अंतराल और बराबरता दे तो ये 2 मार्क में निश्चित होता है आपका क्वेश्चन आता ही आता है, हालांकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में भी डाला है, लेकिन 2 मार्क में भी आता है, ठीक। चलो तो ये हम लोग का ऑप्शन के अनुसार 6.1, ये वाला डी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं भाई। किसी बराबरता बंटन का माध्य 24.1 और बहुलक 28 है, तो उसका माध्यक होगा, ओके। अब देखो यहाँ पे हमें माध्य दे दी है, माध्य मीन्स यहाँ समांतर माध्य से मतलब है, ठीक है, और बहुलक इतना दिया है, तो उसका माध्यक, माध्यक यानी यहाँ पे माध्यिका से मतलब है, ठीक है। अब देखो माध्य हमें दिया है, बहुलक दिया है, और माध्यिका पूछ रहा है, तो ये अगर हम लोग का फार्मूला मालूम हो, माध्य बहुलक और माध्यिका में संबंध मालूम हो, तो आसानी से ये क्वेश्चन हो सकता है। और इसके लिए एक फार्मूला होता है, रुक जाओ एक और पेज ले लेता हूँ। इसके लिए एक सीधे सीधे डायरेक्ट मतलब हम लोग का फार्मूला होता है, ठीक है। इस फार्मूले को आप लोग याद भी रखना, ठीक है, काफ़ी काम आएगा आपके। बहुलक बराबर, बहुलक बराबर, बहुलक बराबर होता है क्या, 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका को मैं 60 में एम लिख लेता हूँ, ठीक है, माइनस 2 गुणे समांतर माध्य, ठीक। अब देखो जो जो चीजें दिया है, ये तो हम लोग का सीधे सीधे फार्मूला हो गया, इन तीनों के बीच बहुलक, माध्यिका और समांतर माध्य के बीच संबंध हो गया। अब तीनों को जहां जहां दिया है उसके जगह पे रख लेते हैं। तो अब देखो बहुलक हमें दिया है कि नहीं, एक समांतर माध्य किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24.1, बहुलक 28 दिया है, तो बहुलक की जगह पे हम लोग 28 रख लेंगे, और बराबर 3 गुणे एमी, माध्यिका तो हमें पूछ ही रहा है माध्यक, तो एमी को उसी तरह रहने देते हैं, और माइनस 2 गुणे समांतर माध्य 24.1, तो 24.1 रख लेते हैं, सिंपल। अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये देखो 28 बराबर 3me हो जाएगा, और ये माइनस, ये देखो 2 एकम 2 और 2 चौका 8, 2 दूना का 4, 48.2 हो जाएगा, सिंपल। अब देखो ये 28 और ये इधर आएगा, ठीक है, माइनस 48.2 इधर आएगा, तो प्लस 48.2 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर ये 3me उधर उसी तरह रहेगा, ठीक है। पूरा हम इधर का उधर कर लेते हैं, कोई चीज़ नहीं बदलेगा, यानी 3me बराबर, ठीक है, हम लोग का 28 प्लस 48.2 हो गया, ये 48 है, ठीक है। अब देखो 3me बराबर, अब इन दोनों को जोड़ते हैं भाई, तो दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो दशमलव का उसी तरह रहेगा, ये 8 8 16 का
6 हो जाएगा, हासिल लगा 1, 4 2 6 1 7, 76.2। ठीक, तो यहाँ से अब एम ई बराबर क्या हो जाएगा, एम ई को हमने क्या माना था भाई, माध्यिका, ये माध्यिका होगी। ठीक है, तो ये एम ई बराबर यानी माध्यिका बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 76.2/3। क्लियर, तो ये कटेगा, तो ये देखो 3 दूना का 6 हो जाएगा, और एक बचा, तो 3 बचे 15, और एक आया दशमलव के बाद 3 चौका 12, 25.4, 25.4 आ रहा है क्या। ओके, देखो ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इस सवाल को करोगे, और निश्चित है एक सवाल इस पे पक्का आना ही आना है इस फार्मूले पे। चलो, तो ये हुआ हम लोग का प्रश्न संख्या 18। अब देखो प्रश्न संख्या हम लोग 19 कर लेते हैं। 18 के बाद प्रश्न संख्या 19 क्या है कि उपयुक्त बराबरता बंटन में बहुलक वर्ग होगा। ओके, इसमें हमें बहुलक वर्ग बताना है। अब देखो बहुलक वर्ग क्या होगा, बहुलक वर्ग वो होगा जिसकी बराबरता सबसे ज्यादा बार हुई हो। तो इसमें से देख लो किसकी बराबरता ज्यादा बार हुई है, तो 23। इसकी बराबरता भाई कई बार है भाई, 11 है, 21 है, 14 है, 5 है, तो किसकी बराबरता देखिए इस वाले वर्ग की, तो इसीलिए बहुलक वर्ग ये 20 30 आपका हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं इधर, 20 30 जिसमें होगा वो सही हो जाएगा, सिंपल। देखो तो 20 30 ये बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, अब ये सिंपल वही भाई अभी हमने जिस फार्मूले पे सवाल लगाया वो फार्मूला पूछा है कि माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होता है, तो वो होता है आपका बहुलक बराबर 3 गुणे आपका माध्यक यानी वही माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। ठीक है, ये वाला बी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है बहुलक बराबर, ठीक है, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। तो देखो बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक, माध्यक को ही मतलब माध्यिका को ही साथ में माध्यक बोलते हैं, और माइनस 2 गुणे माध्य यानी वही समांतर माध्य। तो ये बी वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये तो फार्मूला ही पूछ दिया। तो इस प्रकार हमने 20 जो एमसीक्यू है इनको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब आगे देखो, अब आगे आपका खंड ब के अंतर्गत आता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, यानी जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो। ठीक है, तो इनको हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, बाकी जितने अभी मैंने बताया उनको आप क्लियर कर लेना, आगे की वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बाकी अगर लक्ष्य बैच आप ज्वाइन नहीं किए हो तो आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, जिसकी प्राइस मात्र आप 299 रुपये है, जिसमें आपको देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन का मतलब एकदम डिटेल में पीडीएफ में एकदम अच्छे से मैंने सॉल्यूशन एकदम अच्छे से टाइप कर डाल रखा है। ठीक है, और वहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। पहले आप मान लो पीडीएफ से आप देख लो कि कौन कौन क्वेश्चन आ रहा है, समझ लो, और जो नहीं समझ आ रहा है वीडियो में जाकर देख लो, आपका टाइम भी बचेगा। और वहाँ पे मैंने अभी 1-2 दिनों के अंदर टेस्ट का भी अभी मतलब सिस्टम डाल रहा हूँ कि साइड में आप टेस्ट भी दे सकते हो। जैसे आपने 20 ऑब्जेक्टिव पढ़ा उसका साइड में टेस्ट दे दो, आपका तुरंत आपका मतलब टेस्ट भी हो जाएगा, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। लक्ष्य बैच हमारी ऐप है UPMSP स्टडी कर उस पर। ठीक है, जिसकी प्राइस है ये मात्र 299 रुपये। लक्ष्य बैच आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है ये बैच। ठीक है, तो चलो आगे के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।